हेलो दोस्तों, ये एक बच्चे की कॉपी है तो इसको यहाँ पर हम लाइव ही चेक करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, भारत में नवपाषाण कालीन मानव की प्रगति को समझने में पुरातात्विक सामग्रियाँ किस सीमा तक उपयोगी हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मतलब कहाँ तक हम इन चीज़ों से हम नवपाषाण कालीन समाज को या मानव की स्थिति को समझ सकते हैं। क्या ये पूरी तरीके से बताती हैं या इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नवपाषाण काल के बारे में आपको बताना है। इसमें अगर हम इंट्रो में अगर हम बताना चाहें इंट्रो, तो इसमें आप बता सकते हैं नवपाषाण काल को बता करके, यानी नवपाषाण काल से इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, उसके बाद से आपको पुरातात्विक साक्ष्यों को लेकर के, आपको यहाँ से पुरातात्विक सामग्रियों को, साक्ष्यों को लेकर के मेन बॉडी में बताना है, मेन बॉडी में। ठीक है, उसके बाद से मेन बॉडी बताने के बाद से इसकी कुछ सीमाएं इसी मेन बॉडी में, एक में तो आप बताएंगे कि किस तरीके से ये समाज, तकनीकी, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है और इसकी कुछ सीमाएं आपको बतानी है। फिर आपको आना है कंक्लूज़न में। कंक्लूज़न आपको यहाँ पर ये बताना है, यानी हमारा एक तो बनेगा इंट्रो, दूसरा मेन बॉडी में 2 पार्ट्स और फिर आपका कंक्लूज़न। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने शुरुआत क्या किया है कि नवपाषाण कालीन, यानी इन्होंने डेट बता दिया, तक मानी जाती है। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक एवं शिकार करना सीख गए थे। तो बढ़िया स्टार्टिंग है, कह सकते हैं अच्छी स्टार्टिंग है। भारत में नवपाषाण काल का विस्तार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर था। ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मानव की प्रगति को समझने में पुरातात्विक सामग्रियाँ निम्नलिखित तरीके से, यहाँ पर लिखना आपको, निम्नलिखित तरीके से योगदान देती हैं, योगदान या भूमिका निभाती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, योगदान देती हैं। उसके बाद से पाइए, ये पश्चिमी भारत में आरंभिक नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ है तथा इसका काल लगभग 7000 ईसा पूर्व पीछे जाता है। यहाँ से सांस्कृतिक विकास के कई स्तर प्राप्त हुए हैं एवं गेहूं, जौ के प्रमाण एवं कपास का भी साक्ष्य मिला है। तो देखिए, ये आपको नहीं बताना था पश्चिमी भारत। ये क्या पूछ रहा है, मानव जीवन की प्रगति। तो प्रसार में आप एक तरीके से बता सकती थी कि इनका जो प्रसार था वो कहाँ कहाँ था, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में। फिर आप बता सकती थी, एक ही लाइन में लिख सकती थी कि इनका जो विस्तार था पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में, और जहाँ जहाँ भी था उसको लिख करके फिर यहाँ पर लिख देती हैं आप जैसे। तो पश्चिमी भारत में कैसे, तो यहाँ पर आपने बता ही दिया कि यहाँ पर गेहूँ और जौ। तो जैसे में आपको यहाँ पर लिखना है पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत, यहाँ पर आप लिख सकती हैं मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, इतना आप लिख सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से इसके अतिरिक्त यहाँ से भेड़, बकरी एवं मवेशी, गाय पाले जाने वाले साक्ष्य एवं अन्नगार एवं समाधान का भी साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर आप वेरीफाई नहीं कर पा रही हैं, आप किस चीज़ को इसमें बता रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है चीज़ों को। जैसे यहाँ पर कृषि के विस्तार में या कृषि के विस्तार को बताता, जैसे अब यहाँ पर ये लिख सकती थी आप, गेहूँ, जौ, साक्ष्य के भी प्रमाण मिले। फिर आप बता सकते थे पशुपालन में प्रगति बताता है, कैसे, तो यहाँ पर ये दे सकती थी आपकी भेड़, मवेशी, गाय, ये जो है अन्नागार को आप उसमें दे सकती हैं, अन्नागार को आप ले सकती हैं अर्थव्यवस्था में कि संभवतः यहाँ पर, या कृषि में भी ले सकती हैं आप, कृषि में लेंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कृषि अधिशेष हुआ है तभी तो अन्नागार बना हुआ है कि लोग अपना खाना स्टोर करते थे। अर्थव्यवस्था में भी आप ले सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि व्यापार होता हो, अन्नागार के माध्यम से स्टोर किया जा रहा हो, फिर उसे उसके थ्रू व्यापार किया जा रहा हो। इस तरीके से हम मतलब अनुमान लगा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। तो फिलहाल
यहाँ पर ये आपको लिखना था। फिर उत्तर भारत में कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफ कराल नामक 2 नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। ठीक है, बुर्जहोम से मिले साक्ष्यों में सबसे प्रमुख साक्ष्य गर्तावास का है तथा बुर्जहोम में मानव के पास पालतू जानवरों को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं था, यहाँ पर आप बता सकती थी ये रहन सहन की प्रगति को दर्शा रहा है, रहन सहन प्रगति को दर्शा रहा है कि किस तरीके से लोग रहते थे। तो देखिए गर्तावास पाए गए हैं, तो मुख्यतः ये गर्तावास बना करके उसमें अपना क्या करते थे, रहते थे, जीवन यापन करते थे, इस तरीके से आप बता सकती हैं। फिर दक्षिण भारत, तो ये जो है ना विस्तार नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपने जो भी बताया है विस्तार को बताया है, तो ये विस्तार नहीं पूछ रहा था, आपसे पुरातात्विक साक्ष्य पूछ रहे थे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल थे एवं आंध्र प्रदेश में उतनूर, तमिलनाडु में पयमपल्ली, कर्नाटक में हल्लूर तथा टी नरसीपुर, ब्रह्मगिरी, टेक्कलकोट्टा आदि। ये इसको आपको विस्तार में दिखाना था, इनका विस्तार कहाँ कहाँ था। फिर आपका कि दक्षिण नवपाषाणकालीन स्थलों पर पशुपालन मुख्य भूमि थी, जबकि कृषि की भूमिका गौण थी तथा भारी संख्या में राख के ढेर से संबंध प्राप्त हुए। यानी कुन्नूर की गुफा में ये भारी संख्या में राख के ढेर पाए गए हैं। इसका मतलब कि ये आग के आविष्कार को बताता है। राख कैसे होगा, जब कोई चीज़ जलेगा तभी तो आग होगा, ठीक है, वो बताता है। तो यहाँ आग के प्रगति के बारे में, आग के विकास के बारे में आप यहाँ पर हेडिंग दे सकती थी। फिर है पूर्व भारत में, तो पूर्व भारत में नवपाषाणकालीन स्थल है, जैसे बंगाल में पजुरंजा डिवी, बिहार में चिरांद, असम, तो ये स्थान आपको नहीं बताने थे। मध्य भारत, यहाँ आवास में आप बता सकती हैं कि इनका आवास या समाज कैसा रहता था, तो लोग समूहों में रहते थे, तो समाज के बारे में यहाँ बताइए। समाज के बारे में आप बता दीजिए, समाज कि लोग समूहों में रहते थे, समूहों में रहते थे, ठीक है, कैसे, तो चिरांद से नवपाषाणकालीन यह स्थल है, तो बस्तियां मिली हैं, बस्तियां झोपड़ियां वगैरह मिली हैं वहाँ से, ठीक है, झोपड़ी मिली है, ये आप बता सकते थे। यहाँ से झोपड़ी मिले, गोलाकार झोपड़ी मिली है, तो कई झोपड़ियाँ मिली हैं, तो इसका मतलब ये लोग समूह में रहते थे, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर मध्य भारत, ये आपको नहीं बताना था। मध्य भारत में विंध्य श्रृंखला के सीमांत भागों में कृषक पशुपालन समुदायों का आरंभिक केंद्र था। पचोह और इंद्रावती जैसे स्थानों में नवपाषाण स्थल प्राप्त हुए तथा चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अतः इस प्रकार नवपाषाणकालीन प्रादेशिक विशिष्टताएं व्यापक स्तर पर भी तथा आर्थिक स्तर के कारण सामाजिक परिवर्तन रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, मेन बॉडी में, जैसे यहाँ आपने बता दिया, चलिए आपका स्टार्टिंग अच्छा है। मेन बॉडी में आपको क्या क्या बताना था, जैसे यहाँ पर समाज में, कृषि क्षेत्र में, ये मेन बॉडी का ही है, कृषि क्षेत्र में। फिर आप बता सकते थे शिल्प उद्योग में, फिर तकनीकी में, ठीक है। इन सब का कहाँ कहाँ साक्ष्य मिला ये बता करके आप या तो सीमाएं यहाँ पर दीजिए, या इसी सीमाएं को क्या कीजिए आप कंक्लूजन में भी दे सकती हैं कि अभी जो है पुरातात्विक सामग्रियों पर हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हड़प्पा स्थल से, उसके भवन से कई सारी ईंटें गायब हो चुकी हैं, तो इस तरीके से छेड़छाड़ हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप बता सकती हैं, और या तो फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सीमाएं बताने के बाद से यहाँ पर समाधान दे करके कि क्या करना चाहिए, समाधान दे करके भी आप अपने क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। जैसे यदि मैं इसका मॉडल आंसर आपको दिखाऊं, ये है इसका मॉडल आंसर। नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जिसमें साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसकी जानकारी के स्रोत पुरातात्विक सामग्रियां हैं जो इस काल के मानव की प्रगति को समझने में निम्नलिखित तरीके से उपयोगी हैं। जैसे, ठीक है, स्टार्टिंग इनका बढ़िया इन्होंने बताया है कि इस टाइम पे मानव जो है वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था,
क्योंकि पहले खाना बदोश जीवन जीता था। अब क्या हुआ कि जैसे से इन्होंने सोचना समझना या फिर देखना स्टार्ट किया, एक जगहों पर रह करके स्टार्ट किया, फिर वो खाद्य संग्राहक से ये खाद्य उत्पादक बन गए थे। तो स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया है इनका भी, क्रांतिकारी चरण को दर्शा रहा है एक तरीके से। फिर है कि कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में आप देखिए मेहरगढ़ में मिले प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि कृषि कार्य प्रारंभ कर अब खाद्य उत्पादक और खाद्य संग्राहक में परिवर्तित हो गया था। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल अब बता सकते हैं कि मेहरगढ़ से मिले गेहूं एवं जौ के साक्ष्य। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर सामाजिक प्रगति, तो नवपाषाण कालीन अब जंगलों और नदी घाटियों के बजाय समूहों में रहने लगा, जिससे स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ। तो किले गुल मोहम्मद में कच्ची झोपड़ियों का प्रमाण मिला। फिर आप यहाँ का भी दे सकते हैं, बिहार में चिरांद से। जितना भी हो सके एग्जाम्पल आप यूज कीजिए, क्योंकि जितना भी एग्जाम्पल आप यूज करेंगे एग्ज़ाम में तो खैर आना एक ही दो याद है, ज़्यादा याद नहीं आ पाता है वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग भी कम रहता है और जल्दी जल्दी लिखना भी होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं, मैसेज भी आता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, कुछ याद ही नहीं आता। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और जब आप लिखने जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको कहीं और काम नहीं आएंगी, चाहे वो GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करने की वजह से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करना सीख जाते हैं। और जहाँ पर आपने क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करना सीख लिए, समझिए वहाँ आधा प्रॉब्लम आपका दूर है, बस आपको कंटेंट को वहाँ पर यूज करना है। तो इनका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया है, पैराग्राफ ब्रेक वगैरह इनका बहुत ही अच्छा है, हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छी है, हैंडराइटिंग का भी फ़र्क पड़ता है। तो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग भी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए शिल्प उद्योग में प्रगति, तो बेलन नदी घाटी से प्राप्त उपकरणों जैसे छैनी, हथौड़ी, पालिशदार उपकरण, मृदभांड, तो ये शिल्प उद्योग की प्रगति को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर तकनीकी प्रगति, तो इस काल के लोगों की तकनीकी की दक्षता काफ़ी विकसित अवस्था में थी, जो इनकी तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। चिरांद से हड्डी के सुविकसित हथियार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर झोपड़ी के साक्ष्य, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी है UPSC में कि गोलाकार था कि कैसा था वहाँ पर झोपड़ी, तो ये भी पूछा गया है। फिर जीवन प्रसार की गति में पूर्वोत्तर क्षेत्रों असम, पश्चिम बंगाल से प्राप्त नवपाषाणकालीन स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ पूर्वोत्तर तक इनके जीवन प्रगति के प्रसार को दर्शाती हैं, ठीक है, जीवन प्रसार की प्रगति को, ठीक है। एक यहाँ पर और दे सकते हैं जो इन्होंने लिखा है कि इनका विस्तार कहाँ पर था, तो एक हेडिंग आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, विस्तार कहाँ कहाँ था। विस्तार कहाँ कहाँ था, तो सभी में था, जैसे कि पश्चिमी भारत, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, ठीक है, उत्तरी इसमें आ गया, पूर्वोत्तर में ही उत्तरी भारत, तो इसमें दोनों आप दिखा सकते थे। तो ये हो गया आपका। इस तरीके से दिखाने के बाद से जिसमें इन्होंने जो लिखा है यहाँ पर कि किस किस क्षेत्र से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, उन्हें जैसे करके आप साक्ष्य को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो एक आपका पॉइंट्स ये हो जाएगा, बढ़िया। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर अब इसकी सीमाएँ बतानी है। तो उपर्युक्त पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर नवपाषाणकालीन मानव के प्रगति को समझा जा सकता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब सीमाएं बताइए। तो पुरातात्विक सामग्रियों के नष्ट होने की संभावना अधिक बनी रहती है। भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारणों से कई पुरातात्विक सामग्रियां नष्ट हो गई, जैसे भोज नामक वृक्ष का छाल जो था, जिसपे आपको याद होगा कि पांडुलिपियाँ इस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ ये होती थी, इसी के छाल से बनती थी पांडुलिपियाँ। आपने NCERT के 6th क्लास में ही NCERT के पहला चैप्टर ही है, उसमें आपने पढ़ा होगा इसको। सटीक तारीख को नहीं बता पाती, ये परिवर्तन की संभावना इसमें ज़्यादा बनी रहती है, यानी कि छेड़छाड़ की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों से बहुत सी ईंटें अपने मूल स्थान से गायब हैं।
उसके बाद से आप समाधान बताते हुए इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते थे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य की अनुपलब्धता में पुरातात्विक सामग्रियां इतिहास निर्माण में उपयोगी सिद्ध होती, परंतु इनके विश्लेषण को वैज्ञानिक तरीके जैसे जो ये C14 है यानी कार्बन 14 पद्धति के माध्यम का प्रयोग कर किया जाना चाहिए। यानी इस तकनीकी का इसमें यूज करके इसको और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है। ये है आपका समाधान। तो देखिए यहाँ पर आपने सारे पहलुओं को भी ऐड कर दिया, आपने वेरीफाई भी कर दिया हर एक चीज़ को, सॉरी वेरीफाई ने जस्टिफाई भी कर दिया आपने यहाँ पर एक एक पॉइंट को। तो इस तरीके से आपको लिखना है और काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी के बुक में भी मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि एनसीईआरटी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए एनसीईआरटी को। इस बार आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी प्री में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा करके रख दिया है। तो जो बच्चे अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके वहाँ सही हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।